हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा नया है और ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जैसा आपको पता है कि साइंस रिपोर्टर हम लोग सितंबर 2023 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज ये है इस मंथ का लेक्चर नंबर 2। इसका प्रीवियस लेक्चर्स जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये कुछ प्रीवियस लेक्चर्स पीछे पड़े हुए हैं। आप उनको जाके चैनल पे एक बार देख लीजिए। और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा बेहद इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है कंज्यूमरिज्म इन आउटर स्पेस। कंज्यूमरिज्म इन आउटर स्पेस। अब इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन की आउटर स्पेस ट्रीटी क्या कहती है। फिर उसके बाद हम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि हम किस तरह से उस ट्रीटी के अगेंस्ट जा रहे हैं और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक की जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है। इस टॉपिक को हम दो तरीके से समझेंगे। फर्स्ट, जनरल बेस्ड ऑन जनरल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, हम इसकी डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जो हमारा फोकस होगा वो स्पेस डेब्रीज पे होगा, इनके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पर होगा, और तीसरा इसके लीगल एस्पेक्ट पर। इन तीनों चीजों को हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा कि अपने आप में ये कंज्यूमरिज्म इन आउटर स्पेस अपने आप में कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको पता है ना, कॉन्सेप्चुअल आईएएस में सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो कंज्यूमरिज्म इन आउटर स्पेस का मतलब क्या है। देखिए, आउटर स्पेस को अगर आप दो इंटरेस्ट से, कि अगर आप इसकी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने को हिंदी में कहते हैं उपभोग करना। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं और हेल्थ केयर को उपभोग करते हैं, उसके बदले में आप डॉक्टर को पेमेंट करते हैं। आप किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, खाते हैं, तो वो कंज्यूम करना है, आप उसके बदले में पे करते हैं। तो आउटर स्पेस को अगर, इसकी सर्विसेज को अगर आप कंज्यूम करते हैं और इसके बदले में आप कोई पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट रिसीव होता है किसी कंपनी को। कंपनी अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आपसे चार्ज करती है, प्रॉफिट अर्न करती है और उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है। सो इस एंटायर साइकिल को हम कहेंगे कि हमने आउटर स्पेस में कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म अप्लाइड हो गया है, मतलब कंज्यूमर सेंट्रिक डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं, तो यहीं से कंज्यूमरिज्म के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है अगर अमेरिकन कंपनियां ऐसा कर रही हैं तो? अमेजन ऐसा कर रहा है, टेस्ला की स्पेसएक्स कंपनी अगर ऐसा कर रही तो क्या प्रॉब्लम है? हमें वो समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ यूएन क्या कहती है। आइए देखते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी, ये किसकी है? यूएन की। तो ये अपने आप में कहती है कि आउटर स्पेस पहले है क्या। तो आउटर स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट और उसके ऊपर के लो अर्थ ऑर्बिट एंड अबव, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर और उसके ऊपर की सारी चीजें, एंड बिलो, ऑफ कोर्स बिलो, ये भी आउटर स्पेस ट्रीटी में कवर है। इसके अलावा जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि मून, प्लैनेट्स, ये जितनी भी चीजें, मून्स एंड प्लैनेट्स, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको सभी को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो अगर इस पे कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो वो आउटर स्पेस ट्रीटी में कवर है।
ठीक है, तो यूएन की आउटर स्पेस ट्रीटी क्या क्या परमिट करती है, परमिट क्या क्या करती है? तो इसमें परमिट है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस, explorations that can be beneficial for mankind, beneficial for mankind, mankind, irrespective of, irrespective of income and economic wealth of particular nation. मतलब किसी नेशन की इकोनॉमी कैसी, इससे मतलब नहीं है, जो भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होंगे स्पेस पर, उन पर सभी का क्लेम होगा और उसके बेनिफिट्स सभी को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या कवर नहीं है, नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड कि अगर इसको किसी प्रॉफिट सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किया जाता है तो उसको उसका रेगुलेशन कैसे होगा? आप बोलेंगे कि उसके रेगुलेशन में दिक्कत क्या है? तो देखिए, कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आउटर स्पेस की है, जिनको कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में या डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, और वो इस ट्रीटी के अंडर में कवर होते हैं। जैसे कि अगर आप यूज करते हैं सेलुलर नेटवर्क, तो इसकी सर्विसेज क्या है आउटर स्पेस की? सर्विसेज ऑफ आउटर स्पेस, इनको समझ लेते हैं। सर्विसेज ऑफ, तो सेलुलर सर्विसेज, इंटरनेट जिसमें कि आते हैं 4G 5G, अभी 3G पुरानी बात हो गई, 6G, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, GPS यानी कि नेविगेशन टेक्नोलॉजी, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। ठीक है, सो इसको कैसे, अब चूंकि ये इसमें कवर्ड नहीं है, पहली बात ये देखो, नॉट कवर्ड हमने लिखा है, ये सारी चीजें, ये सर्विसेज तो चलो हो गया। अब इसमें जो कॉरपोरेशन वाली बात है, ये प्रॉफिट सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव्स इसमें कवर नहीं है। तो अगर स्पेस टूरिज्म की बात करी जाए तो उसके लिए तो अमेजन ने जो ट्रैवल सर्विसेज स्पेस में प्रोवाइड करी थी, उसके लिए उसने चार्ज किया था, निश्चित उसने प्रॉफिट जनरेट किया होगा, तो क्या वो आउटर स्पेस के तहत कवर है? तो अपने आप में इन सारी चीज़ों पे हम आज बात क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हो गई हैं? आइए चलिए हम कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स, अब हमको इस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिक्स हमने कर लिए हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स, सो रिसेंट डेवलपमेंट में अभी इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वन वेब के, अब ये आपके ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है। वन वेब एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसका अग्रीमेंट है भारती एयरटेल के साथ। ठीक है ना, एयरटेल के साथ। तो इसके 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। तो यहीं से अपने आप में इस पर डिबेट शुरू हो गया है कि आखिर आउटर स्पेस से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह के हैं, तो उनको कैसे हम रेगुलेट करेंगे और उससे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सभी चीज़ों पे एक साथ बात शुरू हो गई है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये अपने आप में कोई नया नहीं है। क्यों? इसरो ने ये काम किया, ये अपने आप में कोई नया नहीं है। इससे पहले अमेजन का कूपर प्रोजेक्ट है,
ये आपको यूपीएससी में मैचिंग के लिए दिया जा सकता है कि वन वेब के सैटेलाइट किसने लॉन्च किए, इसरो के। कूपर प्रोजेक्ट किसका है, अमेजन का है ना। इसके अलावा स्पेसएक्स ने बोला है स्पेसएक्स ने बोला है कि वो 42,000 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा 5G एंड 6G के डेवलपमेंट के साथ। तो जरा इमेजिन करिए कि जब इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। अभी आपको पता है स्पेस में कितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं टोटल, तो प्रेजेंटली इनकी संख्या है 4,300। और अभी से स्पेस डेबरी, एनवायरमेंटल चैलेंज एंड लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात होना शुरू हो गई है। तो इतने सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर ऑपरेट करेंगे तो स्पेस में ये तीनों चैलेंज कितने इंटेंसिफाई होंगे, कौन कौन से, लीगल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड सर्टेनली स्पेस डेब्रीज की जो प्रॉब्लम्स हैं। तथा बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके साथ साथ स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी लागू हो रहा है। स्पेस टूरिज्म जो कि इस फील्ड में अपने आप में चैलेंज को मल्टीप्लाई करता है। सो स्पेस टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस टूरिज्म में जैसे कि अमेजन की स्पेस सर्विसेज हैं, इसके अलावा वर्जिन गैलेक्टिक ने भी रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिए हैं। वर्जिन गैलेक्टिक्स इसने बोला है कि 600 पैसेंजर को स्पेस में ट्रैवल कराएगा, जिसने की रिजर्वेशन स्टार्ट 600 पैसेंजर को स्पेस में ट्रैवल कराएगा और इसके लिए इसने रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिए हैं। रिजर्वेशन इसके महंगे हैं, ठीक है, कितने, $2.5 लाख। ये इसके रिजर्वेशन के चार्जेस हैं। सो स्पेस टूरिज्म के बारे में, इसके अलावा 2021 में स्पेसएक्स ने 2021 में स्पेस टूरिज्म स्टार्ट किया है। देखिए इतनी बात हम कर रहे हैं तो हम इसके बारे में जरूर देखेंगे कि ये आखिर स्पेस टूरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा जेफ बेजोस यानी कि अमेजन किसका है, जेफ बेजोस, जो इसकी कंपनी है वो ब्लू ओरिजिन है। इसने तो एक फ्लाइट पूरी भी कर ली है स्पेस टूरिज्म में, ठीक है, सॉरी 6 फ्लाइट्स कंप्लीटेड, 6 फ्लाइट्स इन स्पेस टूरिज्म। तो ये जितनी चीजें अभी हमने बात करी, इसमें खास तौर से स्पेस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक कॉमर्शियल डेवलपमेंट है। तो कॉमर्शियल डेवलपमेंट के बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारी चीजें अपने आप में चुनौती बढ़ाती हैं, वो चैलेंजेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन से मेन चैलेंजेस इसमें आते हैं। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डीप में जाएगा। तो इसके जो मेन चैलेंजेस हैं, अब हम इन सभी को एक साथ चैलेंजेस देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा मेन चैलेंज में आता है वो है स्पेस डेब्री। अब देखो स्पेस डेब्री क्या है। सो स्पेस डेब्री समझने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में यहीं पे, ठीक है। देखो स्पेस टूरिज्म का मतलब यह है कि लोगों को किसी स्पेस फ्लाइट में बैठा के स्पेस में ले जाना, जहां पर वो ग्रेविटी लेसनेस, वेटलेसनेस को फील करेंगे, वेटलेसनेस। वहां पे खाना पीना, टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है।
तो दैट इज बेसिकली स्पेस टूरिज्म। अब हम स्पेस डेबरी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये वो स्पेस डेबरीज आते कहाँ कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इनको और इनके और क्या नाम है, तो इनको स्पेस जंक भी कहा जाता है, ठीक है, स्पेस जंक भी कहा जाता है। बनते कैसे कैसे हैं, तो ये नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप स्पेस में मान लीजिए आपने सैटेलाइट छोड़ा, सैटेलाइट, उसमें जो नॉन फंक्शनल, मान लीजिए सैटेलाइट डेड हो गए तो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, उनका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो गए। तो ये अपने आप में अब ये डेबरी का काम करेंगे, क्योंकि इनको अब जो कंट्री ने लॉन्च किया था वो उन पे ध्यान भी नहीं देते कि इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं इनकी संख्या कौन कितनी हो सकती है, ठीक है, आइए देखते हैं। इसके अलावा एबेंडोन्ड सैटेलाइट्स, मान लीजिए कोई सैटेलाइट फेल्ड हो गया, वो अबेंडोन्ड हो गया, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, अब उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा जो रॉकेट एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोडेड, उससे डेब्रीज, छोटे छोटे डेब्रीज फ्री फॉल हो जाते हैं, स्मॉलर डेब्रीज, मतलब पीसेस, स्मॉलर डेब्रीज, वो फ्रीली अर्थ को रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, फ्रीली रोटेट द अर्थ, फ्रीली अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, नॉट रोटेट, ओके, ये सॉरी इसको ठीक करते हैं, अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह की कई सारी डेब्रीज वो ऑलरेडी स्पेस में अवेलेबल हैं, वो आपस में कोलाइड करती हैं, सो कोलाइडेड डेब्रीज, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से ये अपने आप में स्पेस डेब्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग साइज के, अलग अलग डेंसिटी के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। इसके बारे में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक डेवलपमेंट पब्लिश किया था, उसके बारे में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA क्या कहता है कि इसने डिटेक्ट किए हैं, पहले तो डिटेक्ट किए हैं मोर देन 36,000 स्पेस डेब्रीज, जिनका की साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, स्मॉलर देन 10 सेंटीमीटर साइज डेब्रीज मिलियंस में। क्यों? ये डेब्रीज जो आपस में टकराते रहते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं। इनमें कईयों की संख्या तो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कईयों की संख्या तो इसमें लेस देन 1 सेंटीमीटर है, और उनकी संख्या मिलियंस में है। दोज इन लोअर ऑर्बिट, अब इसमें जो लोअर ऑर्बिट में डेब्रीज हैं, डेब्रीज इन लोअर ऑर्बिट, वो डिसेंड कर जाते हैं, नीचे ड्यू टू एयर ड्रैग, डिसेंड डाउन ड्यू टू एयर ड्रैग, एंड बर्न्स, जल के खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बर्न्स। लेकिन जो हायर अल्टीट्यूड में हैं, हायर अल्टीट्यूड में जो हैं, ये
कंटिन्यूअसली फ्लाइट करते रहते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं, जिनमें इनकी स्पीड वेरी करती है, बट इनकी स्पीड जो हाईएस्ट है, वो है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। जरा गेस करो कितना हो गया? 25,000 किलोमीटर पर आवर। 25,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ये अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज है। इनके बारे में जो फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ स्पेस डेब्री was made by Professor Donald Kessler. प्रोफेसर डोनाल्ड केस्लर। देयरफॉर स्पेस डेब्री फेनोमेनन को हम केस्लर सिंड्रोम भी कहते हैं। केस्लर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं स्पेस डेब्री के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, केस्लर सिंड्रोम्स। चलिए अब इसका एनवायरमेंटल डैमेज हम समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट नंबर 2 है ठीक है। अच्छा, जो लोग हमारे साथ मैगजीन देख रहे हैं वो पेज नंबर 23 पे आ जाएं, सितंबर की साइंस रिपोर्टर मैगजीन के साथ में, वो मैगजीन के साथ भी इसे देख सकते हैं। सो देयर इज हार्डली एनी टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी, ऐसा माना जाता है जिसका कि इन्वायरमेंट में कोई ना कोई इम्पैक्ट ना हो। मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर है। सो स्पेस डेब्रीज या स्पेस कंज्यूमरिज्म, क्या इनके इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होंगे? तो ये समझने के लिए हमको 2 कंसर्न्स पे ध्यान देना पड़ेगा। 2 कंसर्न्स पे ध्यान देते हैं। पहला है कार्बन एमिशन। और दूसरा है इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर। इन दोनों एस्पेक्ट को हम इसके साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम है, मतलब रॉकेट में जो ईंधन यूज होता है, रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम, तो हम पहले सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिक में कौन सा पॉइंट यूज करें, ऐसे डॉट्स में देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम है, रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम मतलब रॉकेट चलाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है, सीधी बात करें तो ये वो अपने आप में ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट करता है, लेकिन क्या सारे फ्यूल कार्बन एमिट करते हैं? तो ये समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कुछ सिंपल काइंड ऑफ फ्यूल में। तो सबसे जो सिंपल फ्यूल है वो लिक्विड प्रोपेलेंट RP1 कहा जाता है इसे। तो सबसे सिंपल है वो लिक्विड प्रोपेलेंट है, यानी कि लिक्विड फ्यूल है। आप इसे फ्यूल कहें या प्रोपेलेंट कहें, FUEL, ठीक है। लिक्विड फ्यूल है जिसको RP1 कहा जाता है। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ये सिमिलर टू कार्बन एमिशन में सिमिलर टू केरोसिन है।
तो ये अपने आप में कार्बन एमिशन बड़े अमाउंट में करेगा। इसके अलावा मेथेन एंड हाइड्रोजाइन वेरिएंट एंड मेथेन एंड हाइड्रोजाइन वेरिएंट, ये भी लिक्विड फ्यूल के वेरिएंट हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मतलब उसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। देयरफॉर रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2, ये अपने आप में बहुत बड़े अमाउंट में CO2 रिलीज करते हैं। दूसरा, सॉलिड प्रोपेलेंट, सॉलिड फ्यूल, ठीक है। सॉलिड फ्यूल में जो इंपॉर्टेंट है वो PBAN, अब यही सब तो नाम आपको याद करने हैं, PBAN एंड HTPV, जिसमें कि PB इंडिकेट करता है पॉलीब्यूटाडीन को, PB इंडिकेट्स पॉलीब्यूटाडीन, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम परक्लोरेट एंड पाउडर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर डिस्पर्स्ड इनटू सॉलिड प्रोपेलेंट। सो सॉलिड प्रोपेलेंट में और क्या क्या यूज होता है? सॉलिड प्रोपेलेंट में अमोनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें यूज होती हैं। नॉर्मली ये बोला जाता है कि अमोनियम, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के सॉलिड्स हैं, ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं। यस यस, जनरली दे आर कार्बन न्यूट्रल। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेंगे, बट ये रिलीज करते हैं, बट एक मिनट नीचे से, बट सॉलिड प्रोपेलेंट जिनमें कि अमोनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये हैं, सो सॉलिड फ्यूल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स। तो एरोसोल्स का अपने आप में लॉस क्या है? एरोसोल एटमॉस्फेयर में अल्बिडो इफेक्ट पैदा करता है। अल्बिडो, अल्बिडो अपने आप में क्या होता है? हीट रिफ्लेक्शन, लाइट का वो पार्ट जो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, अल्बिडो इफेक्ट। इसके अलावा जो एडवांस क्रायोजेनिक इंजन है, अब देखते हैं जो एडवांस थर्ड है, जो एडवांस क्रायोजेनिक इंजन है, इनके बारे में नॉर्मली ये बोला जाता है कि लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन ये अपने प्रोपेलेंट में यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। अपने आप में ये माना जाता है ये भी कार्बन न्यूट्रल हैं, कोई कार्बन इमिट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें एरोसोल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन का जो नेट इफेक्ट है वो है वाटर, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। सो इनको अपने आप में
पॉल्यूशन फ्री माना जाता है, पॉल्यूशन फ्री माना जाता है। कितना इजी था ना। नो, दैट इज नॉट द रियलिटी, अदरवाइज हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। बट जितने भी लिक्विड ऑक्सीजन हैं, लिक्विड ऑक्सीजन हैं या लिक्विड हाइड्रोजन हैं, सो उनकी प्रिपरेशन कैसी होती है, -180 डिग्री पर, -180 से लेकर -2 -250 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में इसकी प्रिपरेशन होती है, जिसमें कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जिसके लिए रिक्वायर्ड होती है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो मेथड है, ये जो प्रिपरेशन है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होता है। तो ये अपने आप में एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं। ठीक है, इसका थर्ड एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीगल एस्पेक्ट। सो लीगल इश्यूज क्या क्या है। देखिए, लीगल इश्यूज जो हैं वो बेसिकली किसके रेफरेंस में है, विद रेफरेंस टू स्पेस टूरिज्म। अब देखिए, प्रेजेंटली जो भी एयर ट्रैवल है या स्पेस ट्रैवल है, जो प्रेजेंटली स्पेस ट्रैवल है, अब हम नॉर्मल स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लाइट से आप जब न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से दुबई, दुबई से मुंबई या दिल्ली जाते हैं, हम उस स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं। स्पेस टूरिज्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्पेस ट्रैवल है। इसको गाइड करने के लिए वर्सा कन्वेंशन लागू होता है। ठीक है, जो वर्सा कन्वेंशन है ये डिटरमाइन करता है फॉलोइंग थिंग्स। लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी फिक्स करता है, लाइबिलिटी फिक्स करता है। किसकी लाइबिलिटी होगी, किसी लॉस एंड डैमेज के लिए लाइबिलिटी फिक्स करता है। इन केस ऑफ लॉस एंड डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंट और सिमिलर सिचुएशंस, कोई वैसी सिमिलर सिचुएशन होती है तो। हाउएवर, if the damage occurs due to space object, the liability is taken up by the nation। अगर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से कोई लॉस एंड डैमेज होता है, लॉस एंड डैमेज ड्यू टू स्पेस ऑब्जेक्ट, तो ये लाइबिलिटी किसकी होती है, लाइबिलिटी फॉल्स ऑन नेशंस। और उसके पीछे का जो रीजन है कि जो भी स्पेस जर्नीज हैं, जो भी स्पेस जर्नी है या स्पेस एक्सपेरिमेंट है, एंड एक्सपेरिमेंट्स they are conducted by गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कोई कंपनी काम करती है उसके द्वारा। तो इसलिए इस तरह की जो भी लाइबिलिटीज हैं वो सभी के सभी नेशन पर फॉल करती हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि इसमें कोई भी कॉरपोरेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इट एज्यूम्स दैट देयर इज नो कॉरपोरेट इंटरेस्ट, नो कॉरपोरेट इंटरेस्ट। ठीक है,
दिस अज्यूम्स दैट देयर इज नो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। इसलिए इसकी लायबिलिटीज कहाँ फॉल होते हैं, नेशंस पर। इसमें एक और कॉन्सेप्चुअल चीज है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए कि जब भी किसी कंट्री को लायबल बनाना है तो ये समझना पड़ेगा कि उसकी लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट कहाँ है, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट कहाँ है। तो जिस तरह किसी कंट्री की लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, तो जिस तरह आपको किसी कंट्री की लैंड बाउंड्री में एंटर करने के लिए कंट्री की परमिशन लेनी होती है, उसी तरह से उस लैंड के ऊपर के स्पेस में जाने के लिए उस कंट्री की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उस कंट्री की परमिशन। सो स्पेस अब द लैंड require the permission by the nation the land belong to, the land belong to। मतलब कि उस नेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्पेस में जाने के लिए जो स्पेस उस लैंड के ऊपर है, और वो लैंड जिस नेशन के सॉवरेन टेरिटरी में आता है उससे आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बट दिस रूल अप्लाइज टू, बट दिस रूल अप्लाइज टू vertical height up to stratosphere। stratosphere why? Because नॉर्मल फ्लाइट्स उसके ऊपर नहीं जाते, नॉर्मल एयरप्लेन उसके ऊपर नहीं जाते, डज नॉट फ्लाई बियॉन्ड स्ट्रेटोस्फेयर। सो ये जो रूल अप्लाई होगा वो इन पे होगा। ठीक है, और स्पेस बियॉन्ड स्ट्रेटोस्फियर एंड स्पेस बियॉन्ड does not belong to any particular territory or nation। उसके ऊपर का does not belong to any nation। जनरली ये रूल है, इसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो जेफ बेजोस ने फ्लाइट ली थी, यानी कि जो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने फ्लाइट ली थी, आइए अब कुछ इशूज को देखते हैं। इशूज यहां पर, जो ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की यानी कि अमेजन की, ये कार्बन लाइन से थोड़ा सा ऊपर गई थी। अब आपको पता है कि कार्बन लाइन को स्पेस की बाउंड्री को कार्बन लाइन कहा जाता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर से भी ऊपर है कार्बन लाइन। ठीक है, कितना ऊपर है ये देख लेते हैं। 100 किलोमीटर या 66 माइल के करीब है, 100 किलोमीटर अबव अर्थ। ठीक है, सो इसको स्पेस बाउंड्री भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज स्पेस बाउंड्री। सो ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है अमेजन की, ये कार्बन लाइन से कुछ ऊपर तक गई थी। ठीक है, सो दिस क्रॉस्ड ब्लू ओरिजिन क्रॉस्ड कार्बन लाइन। ठीक है, सो ये अपने आप में ये चैलेंज जरूर रेज करता है कि
जब वो इस लाइन को क्रॉस करता है तो इस पर किसका रूल अप्लाई होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन। हालांकि अभी तक केवल अमेरिकन कंपनीज ही गई हैं और वो वापस भी अमेरिका तक आ गई हैं, और दूसरे किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी स्पेस टूरिज्म में नहीं गई है। तो किसके रूल्स अप्लाई होंगे, उसको कौन रेगुलेट करेगा, ये अपने आप में इसका रेगुलेटरी चैलेंज है जिसके बारे में कोई रूल्स डिफाइंड नहीं है। सो ये चीज़ आपको मेंस के लिए और प्री के लिए जानना जरूरी है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो डबल एज स्वॉर्ड के तौर पर होती हैं, जिसके कि अपने आप में फ़ायदे नुकसान में नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। तो जब तक किसी टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसी क्लैरिटी ना डेवलप हो जाए तब तक उसको इस तरह से परमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके लिए कंट्रीज़ को आपस में बैठ के बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और उसके लिए जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं उनको डेवलप करना चाहिए। जैसे कुछ डबल एज टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि पास्ट में डिस्कस किया गया है, तो वो अपने आप में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में है, इंटरनेट ऑन मोबाइल्स के बारे में है, ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में है, प्रीनेटल टेस्ट के बारे में है, प्रीनेटल टेस्टिंग ऑफ फीटस के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस तरह के अभी डाउट्स हैं जिनको कि लेकर अभी कंट्रीज के पास प्रॉपर कंसेंसस का अभाव है। सो स्पेस टूरिज्म के बारे में भी जब तक कि प्रॉपर कंसेंसस नहीं डेवलप हो जाता है तब तक इन चीज़ों के बारे में अभी गवर्नमेंट को और देशों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। एंड एज सून एज पॉसिबल कंट्रीज को साथ में बैठना चाहिए, यूएन के साथ में बैठना चाहिए और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से डिफाइन किए जाने चाहिए, तभी इन चीज़ों को परमिट किया जाना चाहिए। सो ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। बाकी आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं आजकल, तो कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं 2024 में, मतलब एज सून एज पॉसिबल, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करो, सॉल्व करो। उसके लिए 50 एमसीक्यूज डेली, जिसमें कि 100 पेपर होंगे और 150 प्लस आवर का टोटल लाइव डिस्कशन होगा, ठीक है ना। वीकली डिस्कशन का भी इसमें प्रोविजन है। ये सब कुछ अवेलेबल है दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस के एप्लीकेशन पे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से। और इसमें 58 फंडामेंटल्स पेपर है, 42 रिवीजन एंड एडवांस लेवल के, तथा फुल लेंथ टेस्ट है। और ये सब के सब एडवांस लेवल के हैं। जो बच्चे कर रहे हैं कि उनको पता है ये मार्केट में किसी भी टेस्ट सीरीज से बहुत बेहतर है, बिकॉज ये है टॉपिक वाइज। यानी कि जिस चीज को आप रिवाइज करो उसी चीज से संबंधित आप अपने क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करो और अपने चांसेस प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के अपने आप में बढ़ा लीजिए। बिफोर यू क्लोज दिस सेशन, आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी हमारा सेशन होता है उसका पीडीएफ तथा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। एंड आई नीड योर सपोर्ट रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल freely and share our work to our other Telegram and YouTube WhatsApp channels. For sure, you can write us to theconceptualias@gmail.com. Have a great time. Thank you so much for watching The Conceptual IAS.